इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 16। वह जेड गाड़ी बहुत तेज है। ये गति, अंदर मौजूद व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है। ये बहुत शानदार ढंग से तैयार की गई है और ऐसा लगता है कि इसे शाही परिवार द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये हो सकता है कि महारानी मिस्टिक आइस अंदर हैं? हमें नहीं पता कि यह महारानी है या नहीं। संक्षेप में, अंदर मौजूद लोग बहुत शक्तिशाली हैं। साधक रुक गए और चौंक कर देखने लगे क्योंकि जेड गाड़ी ने 4 नीले पंखों वाले पक्षियों को आगे की ओर खींचा। उन्होंने अनुमान लगाया कि इतनी बड़ी जेड गाड़ी को बिजली की गति से आगे बढ़ाने में सक्षम होने के लिए अंदर मौजूद व्यक्ति एक शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए। इसके अलावा वह बहुत संभावना है कि वह सम्राट क्षेत्र की एक शक्तिशाली व्यक्ति थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए जेड गाड़ी के सामने उड़ रहे साधकों ने रास्ता बनाने की पहल की। आखिरकार वह उत्तरी मिस्टिक हेवन क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली थी। महारानी के रहस्यमयी बर्फ महल से बाहर आने वाले हर व्यक्ति को बहुत सराहना मिलती थी। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उनके सामने खड़ी यह जेड गाड़ी विशेष रूप से रहस्यमयी बर्फ महल के शाही परिवार द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। जब उन्होंने जेड गाड़ी को आगे की ओर उड़ते हुए और पलक झपकते ही सभी साधकों को पीछे छोड़ते हुए देखा तो चारों छोटी लड़कियां बहुत खुश हुईं। वाह, हम इतनी तेजी से उड़ रहे हैं। पिताजी का जादू बहुत अविश्वसनीय है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब प्रकाश की किरण हूं। देखो, 4 हरे पंखों वाले पक्षी हमारे पीछे आ रहे हैं। वे बहुत मूर्ख हैं। छोटी लड़कियां बहुत उत्साहित थीं। उनकी 4 जोड़ी खूबसूरत आंखें राजमहरा के लिए प्रशंसा और प्यार से भरी हुई थीं। राजमहरा ने अपनी बेटियों की उत्साही पूजा का आनंद लिया और उनका अहंकार बहुत संतुष्ट हुआ। अगर तुम लोगों को ये पसंद है तो पिताजी भविष्य में अक्सर तुम लोगों को बाहर लाएंगे। छोटी लड़कियों ने खुशी से ताली बजाई। ठीक है, अनन्या ने आगे झुककर राजमहरा के चेहरे को चूमने की पहल की। रिया, अलीशा और राधिका भी राजमहरा को चूमने के लिए आगे बढ़ीं। राजमहरा को अपने चेहरे के दोनों तरफ ठंडक महसूस हुई। जाहिर है, छोटी लड़कियों ने उस पर बहुत सारी लार छोड़ दी थी। हालांकि राजमहरा के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। जब तक उनकी बेटियों को यह पसंद था तब तक उनके लिए लार से अपना चेहरा धोना कोई समस्या नहीं थी। वे रास्ते में हंसते रहे। राजमहरा ने जल्दी से अपने सामने एक सुनहरा पहाड़ देखा। ये लंबा और शानदार था। 7 रंगों वाली पवित्र रोशनी पहाड़ की चोटी को ढक रही थी और यह बादलों के नीचे चमक रही थी। यह पारस पर्वत था जो उत्तर रहस्यवादी स्वर्ग के साहित्य जगत का प्रतीक है और इस 7 रंगों वाली पवित्र रोशनी को साहित्य संत का प्रकाश कहा जाता था। करोड़ों वर्षों से संपूर्ण उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग साहित्य जगत ने इसकी पूजा की थी। राजमहरा ने तुरंत अपना दिव्य मूवमेंट ब्रेसलेट उतार दिया और जेड गाड़ी की गति धीमी कर दी। कुछ ही देर में जेड गाड़ी धीरे धीरे पारस पर्वत पर उतरी। राजमहरा चारों लड़कियों के साथ कुछ देर तक चले और देखा कि एक महिला एक लंबी हरी पोशाक में उनकी ओर आ रही है। चचेरे भाई, टीना, शानदार कपड़े पहने मुस्कुराते हुए उनके पास चली गई। आप बहुत जल्दी आ गए, राजमहरा ने लापरवाही से कहा। टीना ने सिर हिलाया। यह जरूरी है। सामान्य परिस्थितियों में साहित्यिक चर्चा में केवल साहित्यिक दुनिया के लोग ही भाग ले सकते हैं। इसके अलावा नौस्वर्ग अमर क्षेत्र और निचले क्षेत्र के साहित्यिक दिग्गज भी यहाँ हैं। यह अभिजात वर्ग का जमावड़ा है। साहित्य जगत से बाहर के व्यक्ति के रूप में अगर मैं पहले नहीं आता तो शायद मुझे अंत में सीख भी नहीं मिलती। राजमहरा की भौहें थोड़ी ऊपर उठीं। बैठक की शर्तें इतनी सख्त हैं। उसने शुरू में सोचा था कि कोई भी इस तरह की चर्चा में भाग ले सकता है। देखने से लगता था कि ज़रूरतें बहुत ज़्यादा थीं। हाँ, टीना ने सिर हिलाया। इसलिए मेरे प्यारे चचेरे भाई, आप वीआईपी निमंत्रण के साथ आने में सक्षम होने के लिए इतने सम्मानित हैं। राजमहरा ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं सम्मानित हूं या नहीं। मुख्य बात यह है कि बच्चों को यहाँ खेलने के लिए लाना और अपने क्षितिज को व्यापक बनाना है। टीना ने प्यार से मुस्कुराया। उसके चचेरे भाई प्रतिभाशाली थे और उनकी एक प्रमुख पहचान थी। हालांकि उनका लहजा बहुत ही सौम्य और सम्मानजनक था और उसमें बिल्कुल भी कृपालुता नहीं थी। लेकिन जितना ज्यादा यह ऐसा था उतना ही वह असाधारण था। कभी कभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए कम प्रोफाइल की परिभाषा वास्तव में कम प्रोफाइल नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका पद बहुत ऊंचा था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से उदासीन दिखाई देते थे। चलो अब चलते हैं। टीना ने फिर अनन्या और रिया को उठाया और राजमहरा के साथ पारस पर्वत पर चली गईं। टीना के अनुसार साहित्यिक चर्चा का स्थान पहाड़ की चोटी पर स्थित साहित्य का हॉल था। 1 किलोमीटर चलने के बाद लाल वस्त्र पहने एक सुंदर आदमी ने राजमहरा और अन्य लोगों के सामने 2 अन्य लोगों को खड़ा कर दिया। लाल वस्त्र पहने आदमी को देखकर टीना की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसके मन में समर नामक इस आदमी के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी। हालांकि समर ने टीना को देखकर मुस्कुराया। जूनियर यूकिंग, बहुत दिनों से नहीं मिले। टीना के चेहरे पर अस्वीकृति का भाव उभर आया। कृपया मेरे साथ पक्षपात करने की कोशिश मत करो, ठीक है? मैं तुम्हारा जूनियर नहीं हूँ। समर नॉर्थ मिस्टिक हेवन के दूसरे साहित्यिक गुरु आकाश चौहान का अंतिम शिष्य था। 3 महीने पहले टीना आकाश चौहान की कक्षा में भाग ले रही थी और संयोग से समर से उसकी मुलाकात हुई। शुरू में टीना के मन में समर के बारे में कोई बुरी धारणा नहीं थी।
हालांकि जब से वे साथ में क्लास में आए थे, समर ने उसे जबरदस्ती अपना जूनियर कहकर बुलाया था और उसे भी उसे अपना सीनियर कहने पर मजबूर किया था। उसके शब्दों में इश्कबाजी भरी अस्पष्टता थी जिससे टीना को घृणा हुई। ठीक है, मैं तुम्हें अब ऐसा नहीं कहूँगा। समर ने तुरंत अपना संबोधन बदल दिया। यूकिंग, मुझे अचानक 2 दिन पहले एक प्रेरणा मिली और मैंने एक प्रेम कविता लिखी जो अद्वितीय और कालातीत है। क्या तुम इसे सुनना चाहोगी? जैसे ही उसने बात की, उसने अपनी आस्तीन से एक मुड़ा हुआ सफ़ेद कागज़ निकाला। अद्वितीय और कालातीत, टीना ने उपहास किया। बेहतर होगा कि तुम इसे अपने पास रखो। इतना कहकर वह अनन्या और बाकी लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। समर ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। यूकिंग, ये वाकई एक बेहतरीन कृति है। अगर तुम्हें लगता है कि यह खराब है तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। समर के पीछे चल रहे 2 अन्य लोगों ने बार बार सिर हिलाया। ये सही है, सीनियर समर की कविता उनके शिक्षक द्वारा पहले ही पढ़ी जा चुकी है। शिक्षक ने इसकी बहुत प्रशंसा की। मिस टीना, आप भी जानती हैं कि हमारे शिक्षक महान विद्वान जियान के बराबर के साहित्यिक दिग्गज हैं। आप उनके मानकों पर विश्वास करती हैं, है ना? टीना ने इस बारे में सोचा और चिढ़ाते हुए कहा, मैं स्वाभाविक रूप से महान विद्वान शर्मा के मानकों पर विश्वास करती हूँ। हालांकि मुझे लगता है कि अगर आप किसी विशेषज्ञ के सामने दिखावा नहीं करते हैं तो ये बेहतर है। किसी विशेषज्ञ के सामने दिखावा? मैं किसी विशेषज्ञ के सामने दिखावा कैसे कर रहा हूँ? समर हैरान था। वह आकाश चौहान का निजी शिष्य था। वह 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र की साहित्यिक दुनिया में काफ़ी प्रसिद्ध था। इसके अलावा उसके हाथ में लिखी कविता की आकाश चौहान और साहित्यिक दुनिया के कई लोगों ने सराहना की थी। यही कारण था कि वह टीना को इसे पढ़ने के बारे में आश्वस्त था। अप्रत्याशित रूप से टीना ने ऐसी बात कही। टीना ने व्यंग्य किया, क्या तुम लोगों ने ये 2 पंक्तियां सुनी हैं? गिरते बादल और एकाकी पक्षी, शाश्वत प्रेम साथ साथ। समर और बाकी 2 ने एक साथ सिर हिलाया। बेशक, पिछले 2 दिनों से नॉर्थ मिस्टिक हेवन में साहित्यिक दुनिया इन 2 पंक्तियों को फैला रही है। ये 50,000 साल पहले की एक उत्कृष्ट कृति कही जाती है। कोई भी इससे मेल खाती कविता नहीं लिख पाया है। ये सही है, पिछले 2 दिनों में आखिरकार किसी ने इससे मेल खाती कविता लिखी है। ये बस बेहतरीन और अभूतपूर्व है। टीना की नज़र समर पर पड़ी। इन 2 कविताओं की तुलना में आपके मानक कैसे हैं? समर ने इसके बारे में सोचा और अपने दांत पीस लिए। मैं अभी भी बहुत दूर हूँ। तो मैंने कहा कि तुम एक विशेषज्ञ के सामने दिखावा कर रहे हो। टीना मुस्कुराई और राज मेहरा की ओर इशारा किया। जिस व्यक्ति ने ये कविता लिखी है वह मेरा चचेरा भाई है। समर और बाकी लोगों ने तुरंत अपनी निगाहें राज मेहरा की ओर घुमाईं। राज मेहरा की आकर्षक आभा के सामने वे सभी हीनता की भावना महसूस कर रहे थे। अध्याय 17। टीना ने फिर अपनी थोड़ी उठाई और गर्व से राज मेहरा के साथ चली गई। अनन्या, जो टीना की बाहों में थी, ने अपना सिर हिलाया और कहा, वह अंकल बहुत ही अप्रिय है। रिया ने सहमति में सिर हिलाया। ये सही है, वह एक ऐसा व्यक्ति है जो दिखावा करना पसंद करता है और माँ ने हमें ऐसा व्यक्ति नहीं बनना सिखाया है। टीना ने दोनों लड़कियों को प्यार से चूमा। तुम दोनों सही हो, मुझे भी उसके जैसे लोगों से नफरत है। अलीशा और राधिका राज मेहरा की बाहों में थीं। उन्होंने एक साथ अपनी छोटी उंगलियां उठाईं और राज मेहरा की ओर इशारा किया। उन्होंने एक साथ कहा, डैडी सबसे अच्छे हैं। टीना ने ठहाका लगाया, तुम छोटी लड़कियों, तुम्हें डर है कि दूसरे लोग नहीं जान पाएंगे कि तुम्हारे डैडी कितने अच्छे हैं। बेशक, चारों लड़कियों ने गर्व से सिर हिलाया। उनके पिता दुनिया में सबसे अच्छे थे। हम्फ, उसने उन्हें दूर जाते हुए देखा और बीच बीच में हंसी की आवाज़ें भी आ रही थीं। समर ने झल्लाहट भरे भाव से अपनी मुट्ठियां कस लीं। अरे, तो टीना की चचेरी बहन ही वह कवि है। उसके पीछे चल रहे 2 लोगों ने सिर हिलाया और आह भरी। मिस टीना के भाव से लगता है कि वह अपनी चचेरी बहन की प्रशंसा करती है। यह मानव स्वभाव है। आखिर उसकी चचेरी बहन बेहद खूबसूरत और प्रतिभाशाली है। हम्फ, समर क्रोधित हो गया। इस सम्मेलन में सभी साहित्यिक दिग्गज एकत्र होंगे। मैं देखना चाहता हूं कि उसकी चचेरी बहन कितनी योग्य है। इतना कहकर उसने बाकी 2 लोगों को बुलाया और जल्दी से पहाड़ की चोटी पर चला गया। जब राज मेहरा और टीना बच्चों को पारसनाथ हॉल के बाहर ले आए तो उन्होंने अंदर से शोर सुना। जाहिर है, बैठक में भाग लेने वाले अधिकांश लोग पहले से ही यहाँ थे। प्रवेश करने से पहले उन्होंने दूर के छोर पर सबसे ऊंचे मंच पर 11 सोने की परत चढ़ी हुई सीटें देखीं। राज मेहरा ने निर्धारित किया कि ये 11 सीटें सतीश शर्मा की 11 सबसे महत्वपूर्ण वीआईपी सीटें थीं। इस समय 10 सीटें पहले से ही लोगों से भरी हुई थीं। शेष एक स्पष्ट रूप से राज मेहरा की थी। जहां तक हॉल में चर्चा का सवाल है, ये शेष सीट के बारे में थी। साहित्य के दिग्गजों की भीड़ के साथ 11 वीआईपी सीटें और भी अधिक चमकदार हैं। वह कौन है जो अंतिम सीट पर बैठ सकता है? मैंने सुना है कि यह वह व्यक्ति था जिसने सनसेट एंड लोनली फ्लाई लिखा था। इस प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए इतनी भावुक कविता लिखने में सक्षम होना वास्तव में इस सम्मान के योग्य है। मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। अगर मैं वहां बैठ सकता तो मैं अपने सपनों से हंसते हुए जागता। राज मेहरा अभी अभी अंदर आए थे कि शिवा जल्दी से वहां पहुंचे। शिवा के चेहरे पर चापलूसी की भावना थी। राज मेहरा की ओर मुट्ठी बांधने के बाद वह उन्हें ऊंचे मंच पर वीआईपी सीट पर ले आया।
इस समय सभी का ध्यान राजमेहरा पर था। सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति सफेद लबादे में सतीश शर्मा जल्दी से आगे बढ़े और कहा, तो ये कौन है? आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं। शिवा के परिचय के बाद सतीश शर्मा पहले से ही राजमेहरा की पहचान जानते थे। जब उन्होंने राजमेहरा के सुरुचिपूर्ण व्यवहार को देखा तो वे प्रशंसा से भर गए। वे एक दिव्य प्राणी की तरह थे। सतीश शर्मा को आगे बढ़ते देख शेन याकांग और प्रमुख विद्वान सहित बाकी साहित्यिक दिग्गज भी खड़े हो गए और राजमेहरा का अभिवादन किया। हालांकि साहित्य जगत में उनका बहुत ऊंचा दर्जा था, लेकिन राजमेहरा महारानी के पति थे और उन्होंने वह शानदार कविता लिखी थी। उनकी प्रतिभा और पहचान काफी ऊंची थी और यह सतीश शर्मा और अन्य लोगों का सम्मान जीतने के लिए पर्याप्त थी। मंच के नीचे मौजूद लोगों ने भी एक के बाद एक उनकी प्रशंसा की। तो जिस व्यक्ति ने वह कविता लिखी थी वह महारानी का पति था। वह वाकई प्रभावशाली है। महारानी का पति बहुत सुंदर और प्रतिभाशाली है। वह बहुत भाग्यशाली है। मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। सबकी तारीफों के बीच जैसे ही वह अंदर गया उसने देखा कि उसके शिक्षक शेन याकांग राजमेहरा का अभिवादन कर रहे हैं। समर के चेहरे पर तुरंत ही उदासी छा गई। उसके दिल में हार की गहरी भावना थी जो उसके अहंकार को मिटा रही थी। राजमेहरा की पहचान, प्रतिभा और रूप रंग सभी बेहतरीन थे, यहाँ तक कि उसके शिक्षक ने भी उसका अभिवादन किया। वह समर राजमेहरा के साथ एक ही सांस में उल्लेख किए जाने के योग्य नहीं था। राजमेहरा के आसपास होने पर टीना उसकी ओर कैसे देख सकती थी? ये सोचते ही समर को लगा कि उसके हाथ में प्रेम कविता वाला कागज गर्म हो गया है। भले ही वे उसे अभी निकालने के लिए कहें, लेकिन वह ऐसा करने को तैयार नहीं होगा। दांत पीसते हुए समर ने कागज को टुकड़ों में फाड़ दिया और उदास भाव से हॉल से बाहर निकल गया। वह यहाँ नहीं रहना चाहता था और राजमेहरा को सबके द्वारा प्यार किए जाने का आनंद लेते हुए चमकते हुए देखना नहीं चाहता था। इस समय राजमेहरा पहले ही सतीश शर्मा और अन्य शीर्ष 10 साहित्यकारों के साथ अभिवादन कर चुके थे। सतीश शर्मा और अन्य अपनी सीटों पर लौट आए। राजमेहरा भी अपनी सीट पर बैठ गए। सौभाग्य से कुर्सी इतनी बड़ी थी कि चारों लड़कियां उनके साथ बैठ सकती थीं। 4 प्यारी छोटी लड़कियां राजमेहरा की बाहों में बैठी थीं। साहित्यिक चर्चा में मौजूद हजारों लोगों के चेहरे पर ईर्ष्या के भाव थे। ये खास तौर पर कुछ पुरुष विद्वानों के लिए था। वे चाहते थे कि वे तुरंत घर जाकर अपनी पत्नियों के साथ एक बेटी पैदा करें और उन पर प्यार लुटाएं। अनन्या और अन्य 2 लड़कियां वाकई बहुत प्यारी थीं। राजमेहरा 4 बच्चों को लेकर आए और ऐसा गर्मजोशी भरा दृश्य लगभग सभी के दिलों को पिघला गया। जब सभी अंदर ही अंदर आहें भर रहे थे, अचानक एक पवित्र प्रकाश चमक उठा। राजमेहरा और अन्य लोगों की वीआईपी सीटों के पीछे प्रकाश से 100 मीटर ऊंची एक विशाल मूर्ति का जन्म हुआ। वह एक विद्वान की तरह लंबे लबादे में सजे हुए थे। उनके बाएं हाथ में कलम और दाएं हाथ में किताब थी। वह एक असाधारण भाव से आसमान की ओर देख रहे थे। परम रहस्य सूत्र द्वारा दिए गए ज्ञान से राजमेहरा ने एक नज़र में पहचान लिया कि यह मूर्ति साहित्य देवता है। अनन्या ने मूर्ति की ओर इशारा करते हुए पूछा, पिताजी क्या ये साहित्य देवता है? राजमेहरा ने प्रशंसा का भाव प्रकट किया। आप भी साहित्य देवता को जानते हैं? ठीक है, अनन्या ने सिर हिलाया। माँ ने मुझे सिखाया है। राजमेहरा ने चुपचाप सिर हिलाया। अनन्या वह बच्ची थी जो शिष्टाचार पर सबसे अधिक ध्यान देती थी और साहित्य को सबसे अधिक पसंद भी करती थी। सोचने पर दीपिका ने उसकी अनूठी विशेषता को पहचान लिया होगा और इस प्रकार उसे उसकी योग्यता के अनुसार पढ़ाया होगा। हालांकि माँ ने केवल साहित्य देवता का संक्षिप्त उल्लेख किया था। मुझे अभी भी नहीं पता कि वह किस तरह का व्यक्ति है। अनन्या ने भौहें सिकोड़ी। राजमेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा, किंवदंती के अनुसार साहित्य देवता बिग डिपर का चौथा तारा है, जो मुख्य तृतीयक तारा है। वह मानव दुनिया की केवल प्रतिष्ठा, अपने साहित्यिक कौशल और अपने आधिकारिक कार्य के प्रभारी हैं। वह बहुत प्रतिभाशाली और आकर्षक भी हैं। अनन्या ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और सिर हिलाया। तो वह बिग डिपर से परिवर्तित एक साहित्यिक दादा हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। राजमेहरा को लगा कि अनन्या की समझ वाकई बहुत अच्छी थी और उसने इसे बहुत अच्छी तरह से संक्षेप में प्रस्तुत किया। अनन्या ने पूछा, फिर उन्होंने उसके लिए एक मूर्ति क्यों बनाई? बेशक ऐसा इसलिए है क्योंकि वे उसकी प्रशंसा करते हैं और उसे पसंद करते हैं। राजमेहरा मुस्कुराए और अनन्या के छोटे से सिर को छुआ। ओह ठीक है, अनन्या ने सिर हिलाया। रिया की आंखें चौड़ी हो गईं और वह 2 प्यारे डिंपल के साथ मुस्कुराए। तो मुझे डैडी के लिए एक मूर्ति बनानी है। अलीशा ने 4 उंगलियां उठाईं। मैं 4 बनाना चाहती हूँ। हम में से प्रत्येक के पास एक होगा। राधिका ने अपना सिर हिलाया। पर्याप्त नहीं, पर्याप्त नहीं, मैं 1000, 10,000 बनाना चाहती हूँ। अनन्या, रिया और अलीशा सभी ने चौंकते हुए भाव प्रकट किए। उन्होंने एक स्वर में कहा, राधिका अगर तुम इतनी सारी मूर्तियां बनाओगी तो क्या होगा अगर कोई तुमसे उन्हें चुरा ले? राधिका अवाक रह गई। अध्याय 18। जैसे ही चारों छोटी लड़कियां राजमेहरा की मूर्ति के पास बैठकर बातें कर रही थीं, सभी विद्वान उठ खड़े हुए। साहित्य जगत के नियमों के अनुसार साहित्य जगत की चर्चा में भाग लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति साहित्य देवता की मूर्ति को प्रणाम करता था। सभी के लिए साहित्य देवता की मूर्ति एक पैतृक पट्टिका की तरह थी जो ऊंची और पवित्र थी। 10,000 लोगों में से केवल राजमेहरा और बच्चे ही बिना उठे बैठे रहे। जब सभी ने घुटने टेके तो वह विशेष रूप से जगह से बाहर लग रहा था।
हालांकि किसी को भी यह अनुचित नहीं लगा। राज मेहरा कला के व्यक्ति नहीं थे और उनकी एक प्रमुख पहचान थी। अगर वह झुकना नहीं चाहते थे तो कोई भी उन्हें मजबूर नहीं कर सकता था। सभी के प्रणाम करने के बाद चर्चा आधिकारिक रूप से शुरू होती थी। शुरुआती दौर में इस तरह की चर्चा राज मेहरा ने अपने पिछले जीवन में देखी गई साहित्य सैलून के बराबर थी। वे सिर्फ सुसंस्कृत और परिष्कृत लोग थे जो एक दूसरे से संवाद करते थे, एक दूसरे की चापलूसी करते थे और संबंध बनाते थे। इस प्रक्रिया के दौरान लगभग हर कोई जिसकी स्थिति कुछ न कुछ थी, राज मेहरा को बधाई देने आया। चाहे वे निचले क्षेत्र के कैंग ड्रैगन महाद्वीप से हों या नौस्वर्ग अमर क्षेत्र से, वे सभी राज मेहरा के प्रति बहुत विनम्र थे। कुछ लोगों ने राज मेहरा को अपनी कुछ आत्मा कलाकृतियां देने के लिए अनन्या और अन्य लोगों को उपहार देने का मौका भी लिया। राज मेहरा ने औपचारिकता नहीं निभाई और इन सभी खजानों को अपने पास रख लिया। अनन्या और अन्य लोगों को ये पसंद आया, इसलिए राज मेहरा ने इसे खिलौने के रूप में उन्हें तुरंत दे दिया। अनजाने में चर्चा का मुख्य आकर्षण शुरू हो गया था। सतीश शर्मा और अन्य लोग साहित्य भगवान की मूर्ति के सामने चले गए और मंत्र जपने से पहले उसी समय अपना असली सार प्रसारित किया। ओटिल्ड, तुरंत ही 7 रंगों वाली पवित्र रोशनी आसमान में भर गई। साहित्य देवता की मूर्ति से एक संत की भयावह आभा फूट पड़ी और वह अपने आप हवा में उड़ गई। कुछ ही देर में मूर्ति हवा में तैरने लगी। मूर्ति के नीचे जमीन से करीब 1000 फीट की ऊंचाई पर एक विशाल जल स्क्रीन दिखाई दी। पिताजी, वह क्या है? अनन्या ने उत्सुकता से पूछा। राज मेहरा ने कहा, वह पवित्र जल स्क्रीन है। जब तक आप इस पर लिखते हैं तब तक आप किसी व्यक्ति की साहित्यिक प्रतिभा का परीक्षण कर सकते हैं। अनन्या ने सिर हिलाया। ये बहुत हद तक उस स्पिरिट टेस्टिंग स्टोन जैसा दिखता है जिसे हमने पहले छुआ है। तथाकथित स्पिरिट टेस्टिंग स्टोन एक प्रकार का स्पिरिट स्टोन था जिसका उपयोग मार्शल आर्ट प्रतिभा का परीक्षण करने के लिए किया जाता था। राज मेहरा ने पूछा, तो आप सभी किस स्तर की प्रतिभा पर हैं? उन्होंने अनुमान लगाया कि उनकी बेटियां बहुत प्रतिभाशाली थीं। चूंकि उसने इसका जिक्र किया था, इसलिए उसे उनकी प्रतिभाओं के बारे में भी पता लगाना चाहिए था। अनन्या ने कहा, हम सभी स्वर्ग श्रेणी के हैं। रिया, अलीशा और राधिका ने एक स्वर में सिर हिलाया। राज मेहरा ने अपने दिल में आह भरी। ये 4 प्यारी बेटियां वाकई बहुत प्रतिभाशाली थीं। प्रतिभा ग्रेड को आमतौर पर 4 स्तरों स्वर्ग, पृथ्वी, रहस्यवादी और पीले रंग में विभाजित किया जाता था, जिसमें सबसे उच्चतम स्वर्ग ग्रेड होता था। इसके अलावा उम्र और अनुभव के साथ प्रतिभा बढ़ सकती है। अनन्या और अन्य केवल 3 साल की थीं और पहले से ही स्वर्ग श्रेणी की थीं। अगर वे थोड़ी और बड़ी हो जाती तो उनके भविष्य की संभावनाएं असीम होती। पिताजी, क्या आप बाद में परीक्षा देने जा रहे हैं? रिया ने अपने चेहरे पर प्रत्याशा के साथ पूछा। ये सही है, मैं वास्तव में जानना चाहती हूँ कि पिताजी की साहित्यिक प्रतिभा कितनी ऊंची है। अलीशा ने सिर हिलाया। राज मेहरा ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। छोड़ो इसे, यह उनकी साहित्यिक दुनिया का मामला है। डैडी को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी समझ के अनुसार ये साहित्यिक दुनिया में हर 5 साल में एक बार होने वाली साहित्यिक चर्चा थी। वे उनकी साहित्यिक प्रतिभा को परखना चाहते थे, दरअसल प्रतिभाओं का चयन करना था। जो ज्यादा प्रतिभाशाली होता उसे मान्यता मिलती। सतीश शर्मा जैसे व्यक्ति के लिए भी अगर उनकी प्रतिभा को दूसरों ने दबा दिया तो वे साहित्यकार के रूप में अपने पद से सिर्फ रिटायर हो सकते थे। सीधे शब्दों में कहें तो ये साहित्यिक दुनिया के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक खोजने की स्क्रीनिंग थी। और राज मेहरा की समझ के अनुसार साहित्यिक प्रतिभा का स्तर प्रकाश के रंग के अनुसार विभाजित किया गया था। सफ़ेद, हरा, नीला, लाल, बैंगनी, 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 बैंगनी और 7 रंग एक के बाद एक बढ़ते गए। अगर कोई 7 रंगों वाली पवित्र ज्योति प्राप्त कर सकता है तो वह साहित्यिक देवता जो नश्वर दुनिया में अवतरित हुए कहलाने के योग्य होगा। अगर उन्हें यह सम्मान प्राप्त होता तो सतीश शर्मा और अन्य लोगों को भी इस व्यक्ति को सम्मानपूर्वक सर कहकर संबोधित करना पड़ता। दुर्भाग्य से, चाहे वह कैंग ड्रैगन महाद्वीप हो या नौस्वर्ग अमर क्षेत्र, पिछले 100,000 वर्षों में कभी भी कोई साहित्यिक देवता जो नश्वर दुनिया में अवतरित हुए नहीं हुए थे। अनन्या और अन्य लोगों ने देखा कि राज मेहरा परीक्षा में भाग नहीं लेना चाहते थे और उनका उत्साह तुरंत कम हो गया। अगर उनके पिता परीक्षा देते तो वे निश्चित रूप से सबसे अच्छी प्रतिभा वाले व्यक्ति होते। छोटी लड़कियों ने चुपचाप सोचा। जैसे जैसे चर्चा जारी रही, सतीश शर्मा स्क्रीन के सामने सबसे पहले पहुंचे। उन्होंने एक सफ़ेद ब्रश उठाया और कुछ पंक्तियां लिखीं। उफ्टिल्ड, पानी की स्क्रीन से आसमान में एक बैंगनी रोशनी चमकी। इसके तुरंत बाद बैंगनी रंग में एक सुनहरा रंग चमक उठा। सभी ने प्रशंसा में कहा, बैंगनी सोना। विद्वान सतीश शर्मा की प्रतिभा पहले से ही अर्धसंत स्तर पर है। प्रभावशाली। जब से हम आखिरी बार मिले हैं तब से 5 साल हो गए हैं और महान विद्वान सतीश शर्मा फिर से बेहतर हो गए हैं। सतीश शर्मा प्रसन्न थे। दुनिया में 3000 शास्त्र हैं और अगर कोई बैंगनी सोने की रैंक प्राप्त करने में सक्षम था तो वह अर्धसंत होगा। जब वह अर्धसंत क्षेत्र प्राप्त करता है तो वह सतीश शर्मा निश्चित रूप से युगों भर प्रसिद्ध हो सकता है और भविष्य के विद्वानों का आदर्श बन सकता है। दुर्भाग्य से, सुनहरी रोशनी दिखाई देने के कुछ समय बाद यह अचानक मंद हो गई। अंत में केवल एक बैंगनी रोशनी बची थी। मैं अभी भी पर्याप्त सक्षम नहीं हूँ। सतीश शर्मा ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। इस लेख को तैयार करने में उसने बहुत मेहनत की थी।
उसे उम्मीद नहीं थी कि साहित्य देवता की स्वीकृति मिलने में उसे असफलता मिलेगी। हर कोई आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाया। वे आखिरकार एक अर्धसंत के जन्म के साक्षी बनने वाले थे, लेकिन वह अंत में असफल हो गया। उसके बाद महेश चौहान और अन्य लोग एक एक करके परीक्षण के लिए मंच पर गए। निराशाजनक रूप से 10 महान अग्रणी विद्वानों में से किसी ने भी कोई प्रगति नहीं की। वे सभी बैंगनी थे। दूसरे शब्दों में उन्हें केवल महान विद्वान कहा जा सकता था, छद्म संत नहीं। इसके बाद शिवा और अन्य सहित सैकड़ों लोग क्रमिक रूप से प्रकट हुए। उनमें से कोई भी सतीश शर्मा और अन्य लोगों से आगे नहीं निकल सका। शेष कुछ हजार लोगों के लिए उनकी प्रतिभा शुरू से ही साधारण थी, इसलिए उनके लिए कोई चमत्कार करना और भी असंभव था। सतीश शर्मा ने अपनी निगाहें चारों ओर घुमाईं और हल्की सी आह भरी। साहित्यिक मार्ग पर साधना का मार्ग कठिन है, जैसी की उम्मीद थी। महेश चौहान ने सहमति में सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि हम दुनिया में कोई छद्म संत है या नहीं, ये देखने के लिए हमें बस 5 साल और इंतजार करना होगा। सतीश शर्मा ने सभी की ओर देखा। तो फिर हम कड़ी मेहनत करते रहें। महेश चौहान दृढ़ निश्चयी दिखे। ऐसा ही होना चाहिए। पहले से ही देर हो रही थी और चर्चा समाप्त होने वाली थी। सतीश शर्मा और बाकी लोग उठकर राज मेहरा के सामने आए और उनका अभिवादन किया। टीना राज मेहरा के पास आई और सहजता से बोली, चचेरी बहन, आप साहित्य में बहुत प्रतिभाशाली हैं। आप भी कोशिश कर सकती हैं। जब उसने ये कहा तो सतीश शर्मा और बाकी लोगों की आंखें चमक उठीं। सतीश शर्मा ने कहा, पत्नी, आप साहित्य में प्रतिभाशाली हैं, आप कोशिश क्यों नहीं करती? राज मेहरा ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं साहित्य के क्षेत्र में बाहरी व्यक्ति हूँ, इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। महेश चौहान ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे बाहरी व्यक्ति मत समझो पत्नी। साहित्य का मार्ग आंतरिक या बाह्य कारकों से अलग नहीं होता। जो सक्षम हैं वे साहित्य का विकास कर सकते हैं। आप क्यों नहीं इसे आजमाते? ये सुनकर अनन्या और अन्य लोगों की रुचि जागृत हुई। चारों छोटी लड़कियां राज मेहरा को परेशान कर रही थीं और चाहती थीं कि वे उसे साहित्य संत जल स्क्रीन पर लाएं। ये देखकर कि वह मना नहीं कर सकता, राज मेहरा सहमत हो गया। ठीक है, मैं इसे आजमाता हूँ। उसने विद्वान की नींव के बारे में एक उत्साहवर्धक वाक्य सोचा और लापरवाही से उसे ब्रश से लिख दिया। शरीर की खेती, सामंजस्यपूर्ण परिवार, देश पर शासन और शांतिपूर्ण दुनिया। शब्द लिखे जाने के बाद एक धमाका हुआ। 7 रंगों वाली पवित्र ज्योति गूंजी। राज मेहरा के टेढ़े मेढ़े शब्दों पर तेज रोशनी छा गई और एक संत के संसार में उतरने की राजसी आभा के साथ फूट पड़ी। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो सतीश शर्मा और अन्य लोगों के चेहरे पर हैरानी और उत्साह के भाव उभर आए। 7 रंगों वाली पवित्र ज्योति, यह एक संत की ज्योति है। क्या ये हो सकता है कि महारानी के पति साहित्य के देवता हों? क्या इसमें संदेह करने की भी कोई जरूरत है? 7 रंगों वाली पवित्र ज्योति के प्रकट होने का मतलब है कि महारानी के पति में संत बनने की योग्यता है। अध्याय 19, साहित्य संत। यह एक साहित्य देवता के नश्वर संसार में उतरने जैसा था, जो साधना जगत में निर्वासित अमर के पुनर्जन्म के बराबर था। यह महान विद्वानों और छद्म संतों से ऊपर था। वह एक महान संत थे जो कलम से दुनिया को हिला सकते थे। भले ही राज मेहरा ने साधना नहीं की थी, लेकिन साहित्य देवता की मूर्ति के नीचे पानी की स्क्रीन 7 रंगों वाली पवित्र रोशनी से फूट पड़ी। इसका मतलब था कि राज मेहरा को पहले से ही साहित्य देवता की स्वीकृति और प्रशंसा मिल चुकी थी। 7 रंगों वाली पवित्र रोशनी से ज्यादा कुछ भी आश्वस्त करने वाला नहीं था। जब तक उन्हें साहित्य देवता की स्वीकृति मिलती रहेगी, वे एक सच्चे साहित्य संत होंगे। सतीश शर्मा, आकाश चौहान और अन्य लोग बेहद उत्साहित थे। कितना बढ़िया वाक्य है। शरीर को संवारना, देश को चलाना, परिवार को सामंजस्यपूर्ण बनाना और दुनिया पर राज करना। हम विद्वानों के आजीवन मिशन को पूरा करने के लिए बस कुछ शब्द ही काफी हैं। पत्नी, नहीं, श्रीलिन के शब्दों ने पूरे साहित्य जगत को चौंका दिया और हमें ज्ञान दिया। अगर मैं अपने जीवन में किसी संत को देख पाऊं तो मैं बिना पछतावे के मर सकता हूं। अब से श्रीलिन हमारे 9 स्वर्ग निचले क्षेत्र के नंबर 1 साहित्यिक व्यक्ति होंगे। सतीश शर्मा ने नेतृत्व संभाला और 10 प्रमुख विद्वानों ने राज मेहरा को प्रणाम किया। फिर उपस्थित सभी विद्वानों ने राज मेहरा को प्रणाम किया। भव्य दृश्य ने टीना को स्तब्ध कर दिया। अनन्या ने आश्चर्य से अपना मुंह ढक लिया। उन्होंने पिता की पूजा वैसे ही की जैसे वे साहित्य देवता की मूर्ति की पूजा करते हैं। इसका मतलब है कि पिता साहित्य देवता जितने ही शक्तिशाली हैं। रिया मुस्कुराना बंद नहीं कर सकी। उसके 2 गाल गहरे दिखाई दिए। ये सही है, ये सही है। पिताजी वाकई सबसे शानदार हैं। अलीशा और राधिका भी बहुत संतुष्ट थीं। राज मेहरा ने जब ये दृश्य देखा तो सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक वाक्य लिखने से इतनी बड़ी हलचल मच जाएगी। फिर भी इस काल्पनिक दुनिया में परम रहस्य सूत्र वास्तव में उपयोगी था। भले ही उन्होंने साहित्य के साथ दांव की खेती न की हो, लेकिन उन्होंने साहित्यिक प्रतिभा और बहुत तेज गति प्राप्त की। लेकिन वास्तव में उनके ज्ञान ने अकेले ही प्राचीन काल के सभी विद्वानों को मात दे दी। साहित्य संत होना कोई बड़ी बात नहीं थी। श्रीलिन, आपको कब लगता है कि आपके पास साहित्य पढ़ाने के लिए विभिन्न संस्थानों में जाने का समय है? सतीश शर्मा ने सम्मानपूर्वक पूछा। साहित्य जगत के नियमों के अनुसार छद्म संत बनने के बाद कोई भी व्यक्ति दुनिया की हर अकादमी में व्याख्यान देने के योग्य हो जाता है। ये कहा जा सकता है कि यह सर्वोच्च सम्मान था और यह राजा के दौरे से भी अधिक प्रभावशाली था।
राजमहरा ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, जब हमारे पास समय होगा तब हम इस बारे में बात करेंगे। उन्हें अभी भी 4 प्यारी बेटियों की देखभाल करनी थी। उनके पास पूरी दुनिया की अकादमियों में पढ़ाने का समय कैसे हो सकता था। इसके अलावा अपनी बेटियों की देखभाल करने से पुरस्कार और गर्मजोशी मिलती। क्या यह आनंददायक नहीं था? एक निष्क्रिय गृहिणी होना वास्तव में आदर्श जीवन था। ये देखकर कि राजमहरा की दिलचस्पी नहीं थी, सतीश शर्मा और अन्य लोगों ने उन पर कोई दबाव नहीं डाला। फिर सभी की निगाहों के सामने राजमहरा अनन्या और अन्य लोगों को ले गए। जब वे क्रिस्टल पैलेस लौटे तो रात हो चुकी थी। लड़कियां थोड़ी थकी हुई थीं। राजमहरा के समझाने के बाद उन्होंने आज्ञाकारी ढंग से स्नान किया और बिस्तर पर चली गईं। गड़गड़ाहट। जैसे ही लड़कियां सो गईं, गड़गड़ाहट हुई। राजमहरा ने देखा कि चारों बेटियों के माथे थोड़े कांप रहे थे। जाहिर है गड़गड़ाहट ने उन पर असर किया था। इस समय दूसरी गड़गड़ाहट फिर से सुनाई दी और यह पहली गड़गड़ाहट से भी ज्यादा तेज थी। छोटी लड़कियां एक के बाद एक गड़गड़ाहट से जाग गईं। 4 जोड़ी आंखें चौड़ी हो गईं और राजमहरा को भयभीत होकर देखने लगीं। पिताजी, गड़गड़ाहट हो रही है। अम्मा, मुझे गड़गड़ाहट से सबसे ज्यादा डर लगता है। कितनी तेज गड़गड़ाहट है। नहीं नहीं, मुझे अपने कान ढकने होंगे। राजमहरा ने तुरंत पलटकर चारों छोटी लड़कियों की रक्षा की। डरो मत बच्चों, पिताजी यहाँ हैं। राजमहरा द्वारा उनकी रक्षा करने के बाद अनन्या और बाकी सभी आखिरकार थोड़ा शांत हो गईं। हालांकि चारों छोटी लड़कियों की आंखों में डर बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। पिताजी, आपको गड़गड़ाहट इतनी भयानक क्यों लगती है? अनन्या ने पूछा। राजमहरा मुस्कुराए। वास्तव में गड़गड़ाहट बिल्कुल भी डरावनी नहीं है। इसके बजाय ये बहुत दिलचस्प है। परफेक्ट फादर प्रोग्राम के साथ उन्हें पता था कि मूल रूप से सभी बच्चे गड़गड़ाहट से डरते हैं। और जबकि बच्चे गड़गड़ाहट से डरे हुए थे, माता पिता के रूप में सबसे महत्वपूर्ण बात उन्हें धैर्यपूर्वक मार्गदर्शन करना था। एक सरल विधि का उपयोग करके वह बच्चों को गड़गड़ाहट के डर को दूर करने में कामयाब रहे। इसलिए राजमहरा ने जानबूझकर इसके विपरीत कहा। दिलचस्प। जैसा कि अपेक्षित था, राजमहरा के प्रलोभन में छोटी लड़कियों की आंखें एक ही समय में चमक उठीं। ये सही है। राजमहरा ने उनके सिर रगड़े। वास्तव में गड़गड़ाहट इसलिए हुई क्योंकि दादाजी गड़गड़ाहट और दादी गड़गड़ाहट में बहस हुई। इसके बाद राजमहरा को बच्चों को एक सुंदर किंवदंती सुनानी थी। वह उन्हें गड़गड़ाहट को स्वीकार करना और इसके प्रति उनके डर को खत्म करना सिखाएगा। दादाजी गड़गड़ाहट, दादी गड़गड़ाहट। पिताजी बहुत दिलचस्प हैं। ठीक है पिताजी, जल्दी से हमें बताओ कि दादाजी थंडर कौन हैं? दादी थंडर कौन हैं? जैसा कि राजमहरा ने कल्पना की थी, बच्चों की दिलचस्पी तुरंत जाग उठी। राजमहरा ने ठहाका लगाया। दादाजी थंडर और दादी थंडर के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। फिर उन्होंने उन्हें परफेक्ट फादर प्रोग्राम में कहानी सुनाई। बच्चों ने ध्यान से सुना और वास्तव में धीरे धीरे बाहर की तेज गड़गड़ाहट को अनदेखा कर दिया। कुछ ही देर बाद रिया, अलीशा और राधिका धीरे धीरे सो गईं। केवल अनन्या की आंखें अभी भी खुली हुई थीं और वह बिल्कुल भी नींद में नहीं दिख रही थी। राजमहरा ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। बेबी, तुम सो क्यों नहीं रही हो? अनन्या ने शर्मीली अभिव्यक्ति प्रकट की। पिताजी, मुझे अभी भी डर लग रहा है। माँ ने कहा कि मैं रिया और बाकी लोगों से भी ज्यादा थंडर से डरती हूँ। लेकिन मैं उनकी सबसे बड़ी बहन हूँ। मैं उन्हें यह नहीं दिखा सकती कि मैं सबसे डरपोक हूँ। राजमहरा मुस्कुराया। तो तुम अब तक इसे बर्दाश्त कर रही थी? हाँ, अनन्या ने चिंता का संकेत दिया। पिताजी, क्या तुम मेरा मजाक उड़ाओगी? बिल्कुल नहीं। राजमहरा ने अपना सिर हिलाया और अनन्या को कसकर गले लगाया। इससे उसे सुरक्षा का ज्यादा एहसास होगा। क्या अब तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है? हाँ। अनन्या का छोटा सिर राजमहरा की बांह से रगड़ा। अपने पिता के आसपास होने के कारण वह अब वास्तव में उतनी डरी हुई नहीं थी। डिंग। इस समय राजमहरा के दिमाग में सिस्टम बज उठा। अपनी सबसे बड़ी बेटी अनन्या के साथ तुम्हारा लगाव एक अंक बढ़ गया है। इनाम, सम्राट क्षेत्र की खेती। राजमहरा उत्साहित था। उसने सम्राट क्षेत्र में पहुंचने से पहले अनन्या को बस थोड़ा सा सांत्वना दी थी। ये सिस्टम इनाम बहुत उदार था। राजमहरा को लगा कि शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि अनन्या को बिजली गिरने से बहुत डर लगता था। इसलिए इस स्थिति में उसकी सबसे सरल सांत्वना शायद उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। और जब सम्राट क्षेत्र साधना की बात आई तो कौन जानता था कि कितने साधक अपने पूरे जीवन में इस ऊंचाई तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अब राजमहरा को बस अपना सिर हिलाना था और वह सम्राट क्षेत्र का पावर हाउस बन सकता था। डिंग। क्या आप पुरस्कार निकालना चाहते हैं? हाँ, आपने सम्राट क्षेत्र साधना सफलतापूर्वक निकाल ली है। जिस क्षण सिस्टम प्रॉम्प्ट गायब हुआ, राजमहरा के डेंटियन से एक राजसी शक्ति फूट पड़ी। अध्याय 20। राजमहरा को लगा कि उसके अंदर से बाहर तक बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। उसके शरीर के सभी 360 छिद्र आपस में जुड़े हुए थे। उसके 8 असाधारण मेरिडियन, आंतरिक अंग और रक्तवाहिकाओं से शक्तिशाली ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। यह एक विशाल नदी की तरह था जो कभी खत्म नहीं होती थी। उसी समय उसका कंकाल और त्वचा तेजी से बदल रहे थे। जब उसने इसे ध्यान से महसूस किया तो राजमहरा को लगा कि उसकी हड्डियां तांबे से बनी हैं और उन पर भयानक कवच चढ़ा हुआ है। हालांकि उसका शरीर भारी नहीं हुआ। इसके बजाय उसे हल्का महसूस हुआ।
उसकी त्वचा और भी चिकनी और सुंदर हो गई और वह इसकी चिकनाई को भी महसूस कर सकता था। तो सम्राट दायरे में पहुंच चुके एक साधक और एक साधारण व्यक्ति के बीच इतना बड़ा अंतर है। सम्राट दायरे में पहुंचने के बाद ही कोई जान सकता था कि यह दायरा कितना भयानक और शक्तिशाली था। इस क्षण से राजमहरा एक सच्चे सम्राट दायरे के शक्तिशाली व्यक्ति बन गए। अनन्या की सांसें तेज हो गईं और उसका चेहरा लाल हो गया। पिताजी, मुझे अचानक बहुत घुटन महसूस हो रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अचानक सम्राट दायरे में चली गई और बच्चे पर बहुत ज्यादा दबाव डाला? राजमहरा को याद आया कि जब वह पहली बार दीपिका से मिला था तो उसके दबाव में उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। उसने जल्दी से सिस्टम से पूछा। सौभाग्य से सिस्टम ने उसे बताया कि वह अपनी खेती के स्तर को छिपा सकता है। उसने जल्दी से अपनी खेती के स्तर को छिपा लिया। जैसी कि उम्मीद थी, अनन्या की सांसें काफी धीमी हो गईं। क्या अब तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है? राजमहरा ने पूछा। हाँ हाँ। राजमहरा की बाहों में अनन्या को अब बिजली से डर नहीं लगा और धीरे धीरे उसे नींद आने लगी। तो सो जाओ, राजमहरा ने प्यार से कहा। कुछ ही देर में अनन्या उसकी बाहों में सो गई। हालांकि राजमहरा को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। सम्राट दायरे में पहुंचने के बाद कोई भी आम लोगों की तुलना में ज्यादा ऊर्जावान हो जाएगा। कुछ दिनों तक न सोना उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। इस समय अचानक एक सुंदर काली रोशनी राजमहरा के बिस्तर के सामने खड़ी हो गई। दीपिका ने राजमहरा और उसके बगल में बैठी चारों बेटियों को देखा। इस गर्म दृश्य ने उसके दिल को गर्म कर दिया। उसने धीरे से पूछा, क्या गड़गड़ाहट ने बच्चों को डरा दिया? उसे अभी भी याद है कि हर बार जब गड़गड़ाहट होती थी तो उसे इन लड़कियों को बहुत देर तक सुलाना पड़ता था। नहीं, मैंने उन्हें एक कहानी सुनाई। वे भविष्य में गड़गड़ाहट से नहीं डरेंगी, राजमहरा ने जवाब दिया। दीपिका ने अपना मुंह खोला। उसे उम्मीद नहीं थी कि राजमहरा बच्चों की देखभाल करने में इतने अच्छे होंगे। राजमहरा की तुलना में जब बच्चों की परवरिश की बात आती थी तो वह एक अज्ञानी मूर्ख की तरह महसूस करती थी। तो अच्छी तरह से आराम करो। हाल ही में 10,000 दानव साम्राज्य के अलावा 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र भी विभिन्न दुश्मन गुटों से छिपे हुए खतरे से भरा हुआ था। राजमहरा की मदद से दीपिका को लगा कि वह इन मामलों को और अधिक स्वतंत्र रूप से संभाल सकती है। ये कहने के बाद वह चली गई और प्रकाश की धारा की तरह गायब हो गई। उसके जाने के कुछ ही समय बाद क्रिस्टल पैलेस के बाहर 50,000 किलोमीटर की दूरी पर 4 अजीब काली रोशनी शून्य को चीरती हुई आसमान से उतरी। वे चारों 10,000 दानव साम्राज्य के 4 दानव सेनापति थे। उन चारों ने काले कवच पहने हुए थे जो उन्हें सिर से पैर तक कसकर लपेटे हुए थे। नेता ने आगे की ओर इशारा किया। 10,000 किलोमीटर आगे नॉर्थ मिस्टिक हेवन का क्रिस्टल पैलेस है। इसे बाहर निकालो। उसके पीछे के 3 लोगों ने सिर हिलाया। उन्होंने अपना असली सार घुमाया और 3 जादुई गेंदों में बदल गए जो काला धुआं छोड़ रही थीं। अग्रणी दानव सेनापति ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और 3 जादुई गेंदों को अपने हाथ में ले लिया। फिर उसने एक काली लंबी तलवार निकाली और जादुई गेंद और लंबी तलवार को बलपूर्वक एक साथ जोड़ दिया। धमाका! हवा में राक्षसी आभा फैल रही थी। तलवार काली लपटों से बनी हुई लग रही थी और उससे घना काला धुआं निकल रहा था। तलवार की अतुलनीय तेज ऊर्जा और राक्षसी आभा के लिए वे एक साथ मिल गए, जिससे 4 दानव जनरलों के चेहरे पर विस्मय की भावनाएं उभर आईं। जैसा कि एक्सट्रीम एबिस डेमन स्वॉर्ड से उम्मीद थी, ये तलवार की आभा वाकई बहुत भयानक है। ऐसा कहा जाता है कि एक्सट्रीम एबिस डेमन स्वॉर्ड महान संतों से भी निपट सकता है। अब मैं देख रहा हूं कि यह वास्तव में सच है। ये वास्तव में हमारी आंतरिक दानव गोलियों का आधा हिस्सा खर्च करने लायक है। वे चारों खुद को रोक नहीं पाए और आत्मसंतुष्ट होकर हंसने लगे। इस बार उन्हें रक्तपिपासु दानव भगवान अगस्त्य ने उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग क्रिस्टल पैलेस की ओर जाने का आदेश दिया। उनका मुख्य लक्ष्य राजमहरा था, जो हाल ही में उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग में दिखाई दिया था। इस चरम रसातल दानव तलवार को चरम रसातल दानव दलदल में राक्षसी ड्रैगन सॉटूथ से परिष्कृत किया गया था। अगर वह चरम रसातल दानव तलवार की शक्ति को सीमा तक लाना चाहता था तो उसे एक ही समय में वर्चस्व क्षेत्र और उससे ऊपर 3 आंतरिक दानव गोलियों का बलिदान करना पड़ता था। इसके अलावा एक बार जब चरम रसातल दानव तलवार की शक्ति अधिकतम तक सक्रिय हो जाती है तो भले ही वह मौके पर एक महान संत को मार न सके, वह कम से कम दूसरे पक्ष को गंभीर रूप से घायल कर सकता है। इस बार अगस्त्य को भी पूरा विश्वास था कि वह निश्चित रूप से जीतेगी। यही कारण था कि उसने 4 शैतान सेनापतियों को चरम रसातल दानव तलवार सौंप दी। उसकी योजना बहुत स्पष्ट थी। वह 4 दानव सेनापतियों को चरम रसातल दानव तलवार के साथ चुपके से हमला करने के लिए कहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि महान संत कौन था, जब तक वे गंभीर रूप से घायल या मारे गए थे, वह दीपिका से निपट सकता था। अगस्त्य के अनुसार न केवल महारानी दीपिका शक्तिशाली थी, बल्कि उनके आसपास का क्षेत्र भी बहुत सुरक्षित था। उन पर सीधे हमला करना बहुत मुश्किल था, इसलिए वह इसके विपरीत करना चाहता था और क्रिस्टल पैलेस में छिपे हुए पावर हाउस पर घात लगाकर उन्हें चौंका देना चाहता था। चाहे वह व्यक्ति राजमहरा हो या न हो, जब तक दानव सेनापति सफल होता, महारानी के पास भरोसा करने के लिए एक चीज कम होती। उस स्थिति में महारानी से निपटने में अगस्त्य का आत्मविश्वास बहुत अधिक था। चलो चलें, पहले राजमहरा और उनकी 4 बेटियों पर हमला करते हैं, प्रमुख दानव सेनापति ने ठंडे स्वर में कहा।
वे चारों तुरंत काली रोशनी में बदल गए और क्रिस्टल पैलेस की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही देर में वे क्रिस्टल पैलेस के किनारे पर पहुंच गए। पहरेदारों से सफलतापूर्वक बचने के बाद वे सीधे चैम्बर में घुस गए। हालांकि चैम्बर में प्रवेश करने से पहले एक आकृति ने उन्हें बाहर रोक दिया। राजमहरा ने चारों दानव सेनापतियों को ठंडे स्वर में देखा। तुम लोग 10,000 दानव साम्राज्य से हो। अपने सम्राट क्षेत्र साधना आधार के साथ वह आसानी से दूसरे पक्ष के शरीर पर राक्षसी आभा का पता लगा सकता था। भले ही उन चारों ने जानबूझकर अपनी आभा को छिपाया हो, और जो लोग उस पर और उसकी बेटियों पर हमला करने के लिए इतने उत्सुक थे वे संभवतः 10,000 दानव साम्राज्य के देशवासी थे। चारों दानव सेनापति थोड़े हैरान थे। उनके सामने इस आदमी ने उन्हें इतनी आसानी से बेनकाब कर दिया। वह सरल नहीं था। ऐसा लगता है कि तुम राजमहरा हो। प्रमुख दानव जनरल ने चुपके से अपना असली सार घुमाया और चरम रसातल दानव तलवार हमला करने के लिए तैयार थी। ये सही है। राजमहरा ने एक भयानक आभा जारी की जिसने 4 दानव जनरलों को घेर लिया। पहले 3 को मार डालो। चूंकि वे 10,000 दानव साम्राज्य से थे इसलिए वे प्राणघातक दुश्मन थे। जब राजमहरा ने हमला किया तो उसे कोई मनोवैज्ञानिक बोझ महसूस नहीं हुआ। उसने लापरवाही से एक लंबी तलवार उठाए और अनाड़ी तरीके से उसे मार डाला। उसने अनंत तलवारबाजी तकनीक में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी। एक साधारण तलवार भी अशांत तलवार ऊर्जा के साथ फट सकती थी। 4 दानव जनरल चौंक गए। क्या भयंकर तलवार ऊर्जा थी। तितर बितर हो जाओ और उसकी बेटियों को मार डालो। प्रमुख दानव जनरल दहाड़ा। मैं उससे निपट लूंगा। स्विश स्विश स्विश। अन्य 3 दानव जनरल तुरंत एक तरफ तितर बितर हो गए। तुम मौत को दावत दे रहे हो। राजमहरा उन तीनों को बेडरूम में कैसे घुसने दे सकता था। उसकी राक्षस आध्यात्मिक भावना हवा में गूंज उठी और फट गई। यह एक अदृश्य दबाव में बदल गया जिसने चारों दानव सेनापतियों के सिर हिला दिए। इससे पहले कि वे अपने होश में आ पाते राजमहरा के हाथ में लंबी तलवार सीटी बजाती हुई निकल गई। अपनी तलवार के एक झटके से उसने उन तीनों को मार डाला। अग्रणी दानव सेनापति का दिल दहल गया। स्थिति अच्छी नहीं है। राजमहरा जिस शक्ति से भड़के थे वह उनकी कल्पना से भी परे थी। घबराहट में उन्होंने जल्दी से एक्सट्रीम एबिस दानव तलवार निकाल ली। एक्सट्रीम एबिस दानव तलवार के बारे में भयानक बात यह थी कि यह न केवल बेहद घातक थी बल्कि बेहद तेज भी थी। एक काली तलवार की किरण बिजली की तरह चमकी और पलक झपकते ही आ गई। जब राजमहरा को होश आया तो एक्सट्रीम एबिस डेमन स्वॉर्ड की नोक उसके गले से एक उंगली से भी कम दूरी पर थी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो। राजमहरा ने उपहास किया। अजय वर्जित के अस्तित्व ने उसे इस तरह के गुप्त हमलों से पूरी तरह से बेखौफ बना दिया। भले ही प्रतिद्वंद्वी एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षसी तलवार का उपयोग कर रहा हो। धमाका। एक रहस्यमय दिव्य शक्ति द्वारा एक्सट्रीम एबिस डेमन स्वॉर्ड को तुरंत नष्ट कर दिया गया। काली शैतानी ऊर्जा राजमहरा के बालों के माध्यम से बहने वाली हवा की तरह थी। इस दृश्य ने प्रमुख डेमन जनरल को चौंका दिया। इससे पहले कि वह अपने होश में आ पाता राजमहरा की तलवार पहले से ही उसके गले पर थी। क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा।